देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही गठबंधन के साथियों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के हर कार्यकर्ता ने किसान आंदोलन के अंदर अहम भूमिका निभाई। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की स्थिति है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उनके खुद के कार्यकर्ता हमारे सिंबल की डिमांड करते हैं। ये हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब माननीय जयंत चौधरी जी गए थे, तब उनके ऊपर लाठियां चली थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से समाप्त करके हम ये कहते हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस चाहती है बीएसपी के साथ गठबंधन करना, और कांग्रेस बीएसपी का दरवाजा खटखटा रही है और बहन जी कुंडी खोलने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जमकर इस वक्त ज़मीन पर पसीना बहा रहे हैं और एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। पिछले दिनों आरएलडी ने एनडीए ज्वाइन किया है। फिलहाल इसकी घोषणा औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही आरएलडी भी एनडीए का हिस्सा होगी। और इस बीच हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश व्यापार आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने, रोहित अग्रवाल जी से, और आज उनसे जानेंगे कि एनडीए में के साथ वो जुड़कर आगामी लोकसभा चुनाव वो कैसे लड़ेंगे, उनकी क्या प्लानिंग होगी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। रोहित जी, ऐसी क्या वजह रही है कि आपको जो है सपा का साथ छोड़ना पड़ा और एनडीए में जुड़ना पड़ा? देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही गठबंधन के साथियों के साथ धोखा करने का काम कर रही थी। जिस तरीके से इन्होंने हमारे सिंबल को प्रयोग करने की कोशिश की कि हमारा सिंबल रहेगा परंतु कैंडिडेट इनका रहेगा, ये कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय था। देखिए, हमारा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ज़मीन पे हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, हमारे झंडे को उठाने का काम करता है, और उसकी विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से मेल खाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा गठबंधन होता है तो एक दूसरे के हम पूरक होते हैं, परंतु आप उसमें अगर हमारे सिंबल का इस्तेमाल करके अपने कार्यकर्ताओं को आप उस पर लड़ाना चाहते हैं तो ये अन्याय है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की स्थिति है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उनके खुद के कार्यकर्ता हमारे सिंबल की डिमांड करते हैं। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, फिर आप अपने सिंबल पे हमारे कार्यकर्ता को लड़ा लीजिए। उस पर वो राजी नहीं थे। तो मतलब साफ है कि आप अपने गठबंधन के साथियों के साथ कहीं ना कहीं धोखा देने का काम कर रहे हो। 2022 के चुनाव में भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ही किया था जो कि मीडिया के बीच में है, मीडिया जानती है, जिसकी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं में रोष आया था। तो राष्ट्रीय लोकदल ने निर्णय ले लिया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं कर सकते, इसलिए हमने इनसे अलग अपनी राह चुन लिया। इंडिया गठबंधन का कहना है कि आरएलडी के जाने से कोई नुकसान पश्चिम यूपी में उन्हें नहीं होने वाला है। देखिए, अगर हमारे जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला था तो फिर हमें गठबंधन का हिस्सा क्यों बनाया था? 7 सीटें क्यों ऑफर कर रहे थे? तो एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी व्यक्ति अब गठबंधन करता है तो जनाधार वाले लोगों के साथ ही गठबंधन किया जाता है। बिना जनाधार वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गठबंधन करना पसंद नहीं करता है। राष्ट्रीय लोकदल का जिस तरीके से 2022 के चुनाव में हमने देखा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमने जो हवा बनाई थी, जिसने एक माहौल बनाया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की गठबंधन की जो सरकार आने जा रही है, उस हवा को समाजवादी पार्टी कन्वर्ट नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में आते आते कहीं ना कहीं उस वेव को ये कमज़ोर किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने हमको पश्चिम उत्तर प्रदेश से समेटने की कोशिश की थी 2022 के चुनाव में, और हमको सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें दी थी। रिजल्ट क्या हुआ कि जब आप मध्य तक आए या बुंदेलखंड तक गए तो समाजवादी पार्टी धराशायी हो गई पूरी तरीके से। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी इन्होंने हमारे सिंबल को प्रयोग करके अपने कैंडिडेट्स देने का काम किया था, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में रोष था। इसलिए शायद रिजल्ट कन्वर्जन उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो एक हवा बनती है, एक चुनाव के पहले जो माहौल बनता है, उससे भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई थी। खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये लग रहा था कि हाँ, हमारी सरकार आ रही है, प्रशासन को लग रहा था कि हाँ, ये गठबंधन की सरकार आने आ रही है। तो और अखिलेश यादव जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीटिंगों में भी ये कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल का कहीं ना कहीं जो कैंपेन है वो बेहतर है समाजवादी पार्टी से। तो इसलिए ये कहना, ये सब बातें बेमानी होती है। अगर हम आपसे ये कह देंगे राष्ट्रीय लोकदल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हमारा टूट गया है, तो ये बातें बेमानी होती है। और डेफिनेटली जब आप गठबंधन में होते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के पूरक बनना चाहिए। यही कमी थी समाजवादी पार्टी और या इंडिया गठबंधन के अंदर, जो जिसकी वजह से हमको अलग होना पड़ा। ये कमी तो अभी भी कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने सामने किसी की सुनते नहीं हैं। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जो इस बार कहें तो सीधा
कहीं ना कहीं टकराव की वजह बनी आरएलडी की और सपा की? देखिए, मैंने आपको जैसा कहा, देखिए स्पेसिफिक सीट की कोई वजह नहीं होती, कोई एक सीट वजह नहीं होती टकराव की। टकराव तब होता है जब आप किसी रिश्ते में चतुराई दिखाते हैं, जब आप ये कोशिश करते हैं कि हम इनसे तो फायदा ले लें, परंतु जो इनको हमें फायदा देना है वो हम ना दें। देखिए, गठबंधन एक दूसरे का पूरक होता है। तो ये चीज़ जो समाजवादी पार्टी में लैक कर रही थी, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये तो चाहते थे वो कि हमारे सिंबल के ऊपर उनके कैंडिडेट लड़ें, पर अपने सिंबल के ऊपर हमारे कैंडिडेट लड़ाने को वो तैयार नहीं थे। तो ये दिखा रहा था कहीं ना कहीं कि आप स्वार्थ की राजनीति में आ गए हो। आप जब गठबंधन करते हो तो आपको रिश्ते निभाने पड़ते हैं, और अगर आप रिश्ते निभाने से भाग रहे हो तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि आरएलडी इसलिए एनडीए में चली गई है क्योंकि राज्यसभा की सीट मिल रही है, 2 मंत्री पद मिल रहे हैं, अपनी मतलब के लिए चली गई है, स्वार्थ देख रही है पार्टी, जबकि जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे अब आरएलडी का कोई। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहती थी। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी हमसे गठबंधन करना चाहती थी। 2019 में भी स्थितियां लगभग सेम थी और 2022 में भी स्थितियां लगभग सेम थी। राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर ज़मीनी स्तर पे उतर के संघर्ष किया है, जनता के मुद्दों पे काम किया है, जनता के मुद्दों पे बात की है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया तो यह सिर्फ चौधरी साहब का सम्मान नहीं था, ये सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं था, ये कहीं ना कहीं देश के सभी किसानों का सम्मान था, ये चौधरी साहब के मानने वाले अनुयायियों का सम्मान था। और इसने हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया कि शायद प्रधानमंत्री जी चौधरी साहब की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, चौधरी साहब को हमारे बीच से गए हुए लगभग 37 साल 38 साल हो चुके हैं। ये सम्मान वो डिज़र्व करते थे और ये सम्मान पूर्व की सरकारों को पहले ही देना चाहिए, परंतु शायद पूर्व की सरकारों ने एक परिवार के आगे सोचने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री जी ने चौधरी साहब का सम्मान किया तो इसने हमें मोटिवेट किया इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप चौधरी साहब की विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसका मतलब आप किसान के हित में काम करना चाहते हैं। जो एक मेजर इंक्लिनेशन बना हमारे लिए कि जो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जाने के लिए हम तैयार हुए। देखिए, आप अगर किसान आंदोलन की बात करिए, हम चाहे सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हमने निरंतर किसानों के लिए संघर्ष किया। 2009 का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था तो चौधरी अजीत सिंह जी सत्ता में थे और किसानों को समस्या थी उस बिल के अंदर कई पॉइंट से जिनके ऊपर किसानों को आपत्ति थी। चौधरी साहब स्वयं किसानों के बीच में गए, चौधरी साहब बॉर्डर पे गए, मुझे लगता है 6 से 8 घंटे लगे होंगे और किसानों के हित में उस बिल को हमने चेंज करवाने का काम किया। 2021 में राष्ट्रीय लोकदल अकेली ऐसी पार्टी थी जो आपको बॉर्डर पे दिखी होगी। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके से किसानों की सेवा करने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया और जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के हर कार्यकर्ता ने किसान आंदोलन के अंदर अहम भूमिका निभाई, कोई और पार्टी का नेता अगर आपको बॉर्डर पे दिखाई पड़ा हो तो आप बताइए। किसान विश्वास करते हैं चौधरी परिवार के ऊपर, उनको पता है कि अगर हमारी कोई आवाज़ उठा सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है तो वो चौधरी परिवार है। हमको 13 महीने लगे किसानों को न्याय दिलवाने में, पर हमने संघर्ष किया, मजबूती से संघर्ष किया और हमने किसानों को न्याय दिलवाया और हमने 3 काले कानून वापस करवाए सरकार से। तो हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय कहाँ थे हमारे सहयोगी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले। उस समय तो ये सिर्फ खाली प्रचार प्रसार के अलावा तो बाकी कुछ करते नहीं थे, ज़मीनी स्तर पे तो उतरते नहीं थे। जो आरोप इनके ऊपर मुझे लगता है लगभग हर इनके सहयोगी ने लगाया है कि ज़मीन पे उतरने से शायद इनको डर लगता है या सुखवारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ज़मीन पे संघर्ष करना ये भूल चुके हैं। तो आज जो किसान आंदोलन हो रहा है तब भी हमारा स्टैंड सेम है कि किसानों के साथ वार्तालाप होनी चाहिए और राष्ट्रीय लोकदल बेहतर तरीके से किसानों के मुद्दों को समझता है और हम ये कहते हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। तो हम सत्ता में भी अगर होंगे तो किसानों की बात करेंगे और किसानों को ही हक दिलवाने का काम करेंगे और जितना ज़्यादा हम स्टेक ग्रामीण भारत को दिलवा पाएंगे उतना ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारा ये मानना है, चौधरी चरण सिंह जी का ये मानना था कि जब तक ग्रामीण भारत का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास पॉसिबल नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं ही इतना। सोशल मीडिया पे जब आपने ज्वाइन किया, आरएलडी ने एनडीए को ज्वाइन किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो एक पूरा विंग है वो आपको ट्रोल करने लगा। एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था जिसमें जयंत चौधरी जी को
पुलिस वाले कहीं ना कहीं पीटने की कोशिश कर रहे थे और आरएलडी के जो नेता थे वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो को शेयर किया गया और कहा कि जिस सरकार ने पिटवाने की कोशिश की या पिटवाया, उसी सरकार का दामन आखिर थाम लिया। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और उसी के फलस्वरूप माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठियां चली थी। ये हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब माननीय जयंत चौधरी जी गए थे तब उनके ऊपर लाठियां चली थी और ज़मीनी स्तर पे जब आप उतरोगे तभी तो लाठियां खाओगे ना, तभी तो आप संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ोगे ना। तो राष्ट्रीय लोकदल आपको संघर्ष करता हुआ दिखा। समाजवादी पार्टी के नेता बताएं अखिलेश यादव जी ने कब लाठी खाई है, अखिलेश यादव जी कब रोड पे उतरे हैं। तो हम तो न्याय दिलाने के लिए उस हाथरस की बेटी को गए थे और हमको लाठियां पड़ी थी। हम संघर्ष करने के लिए आज भी पूरी तरीके से तत्पर हैं। मैंने जैसे आपको बताया, हम चाहे सत्ता में रहें चाहे हम विपक्ष में रहें, हमारे लिए किसान, हमारे लिए युवा, हमारे लिए महिला अटमोस्ट प्रायोरिटी है। इनके मुद्दों के ऊपर हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और जमीनी स्तर पर संघर्ष करते रहेंगे। शिवपाल जी का कहना है कि जो भी छोटी पार्टियां गई एनडीए में वो खत्म हो गई, आरएलडी के साथ भी कुछ ऐसा होगा क्या? देखिए, एक तो लोकतंत्र के अंदर किसी पार्टी को छोटा कहना, बड़ा कहना, ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को छोटा जरूर कर देता है। शिवपाल जी पे तो खैर बहुत टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, खैर क्योंकि पुराने लीडर हैं, वो तो जानते हैं समाजवादी पार्टी का उदय कहाँ से हुआ था, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी। तो वो तो राष्ट्रीय लोकदल के ही प्रोडक्ट तो हैं ये लोग, समाजवादी पार्टी वाले। चौधरी चरण सिंह जी की जो वृक्ष था उसकी शाखा ही तो है ये। तो ये कहना कि हम आज छोटी पार्टी हैं, ठीक है, हम संघर्ष करते करते जरूर सिमट गए हैं। संघर्ष करते करते आज हम भले ही कम जिलों तक सीमित रह गए हों या हम एक स्टेट तक सीमित रह गए हों या इसकी वजह क्या है? देखिए, जब आप संघर्ष करते हो, मुद्दों के ऊपर संघर्ष करते हो, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता होती है वो भी आपको डैमेज करने में लग जाती है। वो भी चाहती है कि आपको कितना ज़्यादा हम समेट दें, क्योंकि आपसे डरते हैं लोग। देखिए, आज भी राष्ट्रीय लोकदल का पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत वोट है। आज भी चौधरी साहब के जो अनुयायी हैं, आज जब चौधरी साहब को भारत रत्न की घोषणा हुई तो आप देखिए पूरे देश में हर्षोल्लास की लहर थी। पूरे देश में कहीं ना कहीं दिवाली मनाई गई। दिल्ली में, सीपी में किस तरीके से गुड़ बट रहा था, क्या वो प्रायोजित था? किस तरीके से लोगों में हर्ष उत्पन्न हुआ। तो ये दिखाता है कि राष्ट्रीय लोकदल के अनुयायी, चौधरी साहब के अनुयायी, राष्ट्रीय लोकदल में आस्था रखने वाले लोग पूरे देश में हैं। बस हमें संगठित करने की ज़रूरत है और बिल्कुल हम धीमे धीमे संगठित करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, या डैमेज कर भी चुके हैं, कहा जा रहा था बीच में कि ये जो है बीजेपी में वापस आ सकते हैं, यानी कि आपके साथ जुड़ सकते हैं। अब ये अलग पार्टी बनाने के लिए चर्चा में आ रहे हैं। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या सपा को सच में इतना डैमेज कर दिया है कि आने वाले चुनाव में कहा जा रहा है उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी हमको और आपको कि इंडिया गठबंधन में एक कमी है, वो है किसी भी स्टैंड पे बैकबोन दिखाना। इनके पास रीढ़ की हड्डी बची नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य रहते हुए डैमेज कर रहे थे, तब हमने गठबंधन में रहते हुए आवाज़ उठाई थी और हमने कहा था कि इस तरीके से किसी भी धर्म को कोसना ये उचित नहीं है, किसी भी जाति के नाम पे राजनीति करना ये उचित नहीं है। और हमने आवाज़ उठाई थी। तब मेरे पास समाजवादी की पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आए थे। मैं नाम नहीं लूंगा, पर शायद लगभग शीर्ष नेतृत्व के अगल बगल जो रहते हैं उन सब के मेरे पास फ़ोन आए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो नहीं बोल पाए वो आपने बोला। तो समाजवादी पार्टी वो स्टैंड नहीं ले पाई जब उसको स्टैंड लेना था। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनको डैमेज कर रहे थे, जब धर्म की बात कर रहे थे, वो किसी धर्म के ऊपर हमला करने का काम कर रहे थे, तब अगर आपने स्टैंड लिया होता तो शायद आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। रिजल्ट क्या हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए आज समाजवादी पार्टी से। तब आप कह रहे हो साहब उन्होंने धोखा दिया। अरे आप जब जनता को धोखा दे रहे थे, देखिए हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल ये मानता है कि धर्म हमारी स्वेच्छा का मुद्दा है कि हमको किस धर्म को फॉलो करना है। ऐसी स्थिति में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। आप किसी भी धर्म को टारगेट करके आप गालियां थोड़ी ना दोगे, और अगर आपका कोई नेता गाली दे रहा है तो उसके ऊपर स्टैंड लो। क्या लगता है इंडिया गठबंधन और एनडीए में क्या रहेगा, रिजल्ट कैसा रहेगा? देखिए, मोदी जी ने जो एक नारा दिया है 400 पार का, मुझे लगता है कि उसको पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन बहुत संघर्ष कर रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन एनडीए के
मोदी जी के नारे को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है। नहीं, इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं का कहना है वो यूपी में 40 सीटें जीत रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लूं तो जो एनडीए ने नारा दिया है ना कि अब की बार पूरी की पूरी 80 सीटें है ना, उसके लिए भी ये काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है इंडिया गठबंधन की कैपेसिटी के ऊपर कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मोदी जी के इस नारे को और इस सपने को पूरा करने के लिए पूरा संघर्ष करके और उनको जितवाएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना था तो इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं एनडीए को भी हिलाने का काम किया था, पर जिस तरीके से इन्होंने स्वार्थ में स्वयं को खत्म करने का काम किया और जिस तरीके से स्वार्थ आज भी दिखा रहे हैं और ये एक बिखरते चले जा रहे हैं, ये इनकी जो वोटर है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो मैंने आपको कहा कि अब एनडीए नहीं संघर्ष कर रहा है 400 पार के लिए, एनडीए नहीं संघर्ष कर रहा है कि हमको 80 की 80 सीटें जीतनी है, ये इंडिया गठबंधन वाले संघर्ष कर रहे हैं कि हम एनडीए को कैसे जितवाएं 80 सीटें, हम कैसे इनका 400 पार करवाएं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन की क्या दशा होगी धरातल पे। तो पश्चिम यूपी में आप कितनी सीटों पर लड़ा रहे हैं? देखिए, अभी तक हमने ऑफिशियल तौर पे एनडीए का हिस्सा होने का घोषणा नहीं की है। एक बार हम घोषणा कर देंगे, उसके बाद फिर हम आगे की जानकारी आपको देंगे। आरएलडी आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आप अगर डेली न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आरएलडी जो है इंडिया गठबंधन को पश्चिम यूपी में कितना नुकसान पहुंचाएगा, आरएलडी कितनी सीटें जीतेगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।